So guys, again welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil, and we were doing the chapter body fluids and circulation, in which today we are going to discuss three topics. The first one is heart volumes and their regulation, the second is regulation of heartbeat and the third is blood pressure. तो शुरू करते हैं हार्ट वॉल्यूम्स से। तो हार्ट वॉल्यूम्स में मेनली आपकी दो वॉल्यूम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम and second is the cardiac output. ये दोनों वॉल्यूम आपकी वेंट्रिकल से रिलेटेड होती हैं। ब्लड pumped by left ventricle. The blood pumped by left ventricle per beat is your stroke volume. Per beat. तो एक बीट में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड आपका इजेक्ट आउट करता है वो आपकी हो जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम, और लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड इजेक्ट आउट करता है वो हो जाती है आपकी कार्डियक आउटपुट। दिस इज पर मिनट। The volume of blood pumped by each left ventricle per beat is your stroke volume and the volume of blood pumped by left ventricle per minute is your cardiac output. तो देखते हैं कार्डियक आउटपुट को। Cardiac output is denoted as CO. It is equals to the stroke volume into heart rate. देखो जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है ये आपकी नियरली 70 ml होती है। दिस इज नियरली इक्वल्स टू 70 ml। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपके कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा आपका 70 मल्टीप्लाई जो आपकी नॉर्मल हम हार्ट रेट मानते हैं आपके एडल्ट में ह्यूमन में वो होती है आपकी नियर अबाउट 75। तो इसको 75 मान लेते हैं। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका दिस द वॉल्यूम इज इन ml, क्योंकि जो आपका 70 है ये आपका ml में है। देन अगर इसी को हम कर ले आपका लीटर में देन इट इज इक्वल टू 5.2 लीटर। देखो जो आपका कार्डियक आउटपुट की जो वॉल्यूम आई दिस इज नियरली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग वी कैन से। यानी कि देखो जो एक नॉर्मल आपका एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो आपकी कार्डियक आउटपुट की वॉल्यूम है ये भी आपकी रफली आपके उस ब्लड के वॉल्यूम के इक्वल है। तो अगर इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड पंप होता है वो एक मिनट के अंदर आपकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसको भी क्रॉस करता है और जो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसको भी क्रॉस करता है। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। देखो फिर इसके बाद आते हैं कुछ फैक्टर्स जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस चीज में आपके पास सबसे ज्यादा जो आपका फर्स्ट फैक्टर आता है वो है आपका प्रीलोड। तो प्रीलोड को समझने की कुछ कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो बट मैं आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा। देखो प्रीलोड क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द हार्ट टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यानी कि देखो क्या होता है प्रीलोड क्या है? स्ट्रेच या फिर प्रेशर on end diastolic volume of blood, end diastolic volume of। देखो जो आपका आपके एट्रियम के रिलैक्स आपके कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो आपका वेंट्रिकल क्या होता है वो आपका रिलैक्स होता है। तो एट्रियम से क्या होगा जो आपका ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो वेंट्रिकल में जो आपका जितना भी ब्लड आपका फिल होगा
उस वेंट्रिकल के ब्लड पे जितना भी आपका प्रेशर प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना भी उस ब्लड की वॉल्यूम पे आपका स्ट्रेच या फिर जो प्रेशर होगा, उसी को हम बोल देते हैं प्रीलोड। स्ट्रेच या प्रेशर ऑन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो वो हो जाता है आपका प्रीलोड। देन देखो, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, देखो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी तो आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अगर आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है तो इससे क्या होगा, जो आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर होगा, ब्लड की वजह से जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम की वजह से एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर होगा, यानी कि जो ब्लड की वॉल्यूम की वजह से प्रेशर होगा उसको हम बोल रहे हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो भी ज्यादा होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो जो आपका ब्लड है सारा आपके क्या हार्ट में प्रेजेंट है, आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी मसल्स होंगी, मसल्स ऑफ हार्ट स्ट्रेच, मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट स्ट्रेच मोर, स्ट्रेच मोर। अब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, तो उस पे आपका जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। प्रेशर, आपका प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी हार्ट की जो मसल होगी वो भी ज्यादा स्ट्रेच करेंगी। एंड अगर स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही ज्यादा तेजी से करेंगी। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। तो इससे क्या होगा, जो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ये आपका होता है, इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं आपका फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। देखो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो आप एक इलास्टिक बैंड लेते हो, उस इलास्टिक बैंड को आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे वो उतना ही तेजी के साथ दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। यानी कि आप इलास्टिक बैंड को जितना ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो उतनी ज्यादा फोर्स के साथ जल्दी रिलैक्स होगा। तो इस कंडीशन में भी यही है, जितना ज्यादा आपकी हार्ट की मसल आपकी स्ट्रेच होगी उतनी ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा विग्रस फोर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इसी को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। तो ये हो गया आपका प्रीलोड। प्रीलोड को सिंपली हम बोल सकते हैं द स्ट्रेच ऑन द हार्ट मसल ड्यू टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका कब होता है, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। यानी कि हार्ट में जो आपका ब्लड प्रेजेंट होगा उस पे जो नॉर्मल आपका जो फोर्स उस पे जो अप्लाई हो रहा होगा उसी को हम बोल देते हैं आपका प्रीलोड या फिर स्ट्रेच। ठीक है, दिस इज बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो आपकी हार्ट की मसल्स पे जितना स्ट्रेच होगा वो आपका प्रीलोड है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपकी आती है वो सेकंड इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। Contractibility, simply we can define degree of stretch, degree of stretch on preload। यानी कि जो आपका प्रीलोड वॉल्यूम है ब्लड की उस पे कितना आपका जो स्ट्रेच है या प्रेशर उस पे अप्लाई हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। फिर यहीं पे मैंने आपको दो टाइप के फैक्टर्स बताए थे जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिवली आइनोट्रोपिक, पॉजिटिवली आइनोट्रोपिक फैक्टर्स। जो आपके डिक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक फैक्टर्स। तो इसमें जो आपके इंक्रीज करते हैं वो है आपके एड्रीनलिन,
Then second is noradrenaline. Noradrenaline, increased level of calcium ions in interstitial fluid. Then last is sympathetic stimulation of sympathetic stimulation of sympathetic stimulation of ANS. ANS की ब्रांच का जो सिंपैथेटिक ANS की जो सिंपैथेटिक ब्रांच होती है उसके स्टिमुलेशन से भी आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है. दिस इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नॉट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. ये है आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी. फिर आपके वो फैक्टर जो आपका डिक्रीज करते हैं, इसमें आते हैं आपका एनोक्सिया, एसिडोसिस, देन इंक्रीज्ड पोटेशियम आयंस एंड जो आपका सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है एएनएस की ब्रांच का, इसका क्या हो जाए, इनहिबिशन. तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपका डिक्रीज करते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को. इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ एएनएस. तो इसी के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म होता है. देन थर्ड है आपका आफ्टर लोड. तो आफ्टर लोड क्या आपका, द प्रेशर द हार्ट मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट ब्लड. यानी कि आपके हार्ट में जो ब्लड होता है उसको आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन या परमिंग सर्कुलेशन में सर्कुलेट करवाने के लिए जो प्रेशर ओवरकम करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं आपका आफ्टर लोड. तो आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन प्रीलोड एंड द आफ्टर लोड. आफ्टर लोड इज द स्ट्रेच या प्रेशर बिफोर कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रीलोड इज द स्ट्रेच और द कॉन्ट्रैक्शन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन. तो प्रीलोड आपका स्ट्रेच या प्रेशर है कॉन्ट्रैक्शन से पहले का, और आफ्टर लोड आपका वो प्रेशर है जो आपका कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि जो आपका हार्ट में ब्लड प्रेजेंट है उसको आपका सर्कुलेशन में मूव करवाने के लिए जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड. फिर इसी के बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आपका आता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. तो देखो, हार्ट बीट आपकी इंक्रीज भी कर सकती है और आपकी डिक्रीज भी. तो अगर हार्ट बीट आपकी इंक्रीज कर जाए मोर देन 100 पर मिनट तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज्ड इज टैकीकार्डिया. अगर आपकी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे टैकीकार्डिया, यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट. अगर ये आपकी हार्ट बीट फॉल कर जाए लेस देन 60 पर मिनट तो डिक्रीज्ड हार्ट बीट को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया. दिस इज डिक्रीज्ड हार्ट बीट. तो ये आपको समझ आया होगा. फिर देखो, जो आपकी हार्ट बीट होती है उसके रेगुलेशन के लिए जो आपका सेंटर प्रेजेंट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगाटा में. ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं. मान लीजिए ये है आपका ब्रेन. तो यहां प्रेजेंट होती है आपकी दिस इज योर मेडुला ओब्लोंगाटा. और जो आपका मेडुला ओब्लोंगाटा क्या है, दिस इज योर सेंटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन.
जो आपकी कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं उनके रेगुलेशन के लिए जो आपका सेंटर प्रेजेंट होता है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज भी हो सकती है या फिर वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो उस चीज के लिए जो आपको इनपुट सिग्नल मिलेगा आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा को, वो कहां से मिल सकता है? तो देखो, जो आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा को इनपुट सिग्नल मिलेगा वो कहां से मिल सकता है? इनपुट सिग्नल मिल सकता है आपके हायर, आपके ब्रेन पार्ट्स, यानी कि जो आपके ब्रेन के हायर पार्ट्स है उनसे आपको वो सिग्नल मिल सकता है आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा की आपकी हार्ट बीट में कोई चेंज है। द चेंज कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। तो जो सिग्नल हो सकता है, इनपुट सिग्नल कैन फ्रॉम योर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, cerebral cortex, limbic system, या फिर वो सिस्टम जो इनपुट सिग्नल मिल सकता है वो आपका दूसरी जगह से मिल सकता है, आपके रिसेप्टर्स से। देखो, जो ये वाले इनपुट सिग्नल के पार्ट हैं वो सारे आपके ब्रेन के ही पार्ट हैं। जो ये वाले इनपुट सिग्नल आपको मिल रहे हैं ऑब्लोंगाटा को, वो सारे के सारे आपके ब्रेन के हायर पार्ट से मिल रहे हैं, जैसे कि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, तो ये आपके ब्रेन के ही पार्ट है। फिर जो आपको सिग्नल है वो ब्रेन के पार्ट्स के अलावा भी कहीं से मिल सकता है। वो आपका देखते हैं कहां कहां से मिल सकता है, वो आपके रिसेप्टर्स से मिल सकता है। तो रिसेप्टर में फर्स्ट इज प्रोपियो रिसेप्टर्स, प्रोपियो रिसेप्टर्स। देखो, देन इसके बाद आते हैं आपके बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, एंड द थर्ड इज कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स। देखो, जो आपके प्रोपियो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपका सिग्नल देंगे आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी कुछ विग्रस वर्कआउट कर रही है या फिर नॉर्मल चल रही है, उन बेसिस पे आपकी जो हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो आपके प्रोपियो रिसेप्टर सिग्नल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, बॉडी की मूवमेंट के बेसिस पे। फिर जो आपके बैरो रिसेप्टर्स हैं ये आपका सिग्नल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बेसिस पे ये आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा को सिग्नल देंगे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देन कीमो रिसेप्टर्स आपकी ब्लड की कंपोजिशन के बेसिस पे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखो, जो आपके ब्लड, ये ब्लड प्रेशर को जो सिग्नल देते हैं आपके जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन कैरोटिड आर्टरी, ये आपके कैरोटिड आर्टरी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आएगी। यानी कि देखो, जो आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा है उसको इनपुट सिग्नल आपका दो जगह से मिल सकता है, आपके ब्रेन के ही हायर पार्ट से या फिर ब्रेन के अलावा इन रिसेप्टर्स से। तो यहाँ पे आपकी ऑब्लोंगाटा तक सिग्नल पहुंच गया है कि कुछ फ्लक्चुएशन है हार्ट रेट में, तो उसके बाद जो आपका ऑब्लोंगाटा, जो आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा वो रिस्पॉन्स देगी। वो रिस्पॉन्स किस तरह से हो सकता है? तो रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? द रिस्पॉन्स कैन बी कार्डियो एक्सेलेटर, कार्डियो एक्सेलेटर रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ये आपकी हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें एक तो चीज हो सकती है जो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एसए एंड एवी नोड, आपकी एसए और एवी नोड के डीपोलराइजेशन को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज। इससे क्या होगी? आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज, या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर दी जाए, उससे क्या होगी? आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? दिस विल कॉज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज।
तो ये दोनों के दोनों जो आपके चीज होगी, ये आपका अल्टीमेटली क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी आपकी हार्ट रेट को। ये तो कंडीशन वो है अगर आपका जो इनपुट सिग्नल है उसमें हमें पता चल रहा है कि जो हार्ट बीट है, आपकी हार्ट रेट है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर उसको बैलेंस करने के लिए फंक्शन करेगा। इन चीजों से वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। फिर दूसरा जो इनपुट सिग्नल आपका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको डिक्रीज करने के लिए आपकी कार्डियो इनहिबिटरी क्रेनियल नर्व। देखो जो आपकी कार्डियो इनहिबिटरी क्रेनियल नर्व है वो है आपकी वेगस। वेगस इज योर 10th क्रेनियल नर्व, ये आपकी 10th क्रेनियल नर्व है। तो वेगस क्या करेगी, वेगस क्या करेगी, वेगस आपका सिक्रेट आपका देगी, रिलीज करेगी एसिटल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो जो ये आपका एसिटल कोलिन होगा, ये एसिटल कोलिन क्या करेगा, ये एसिटल कोलिन आपके डीपोलराइजेशन को डिक्रीज कर देगा, डीपोलराइजेशन डिक्रीज, आपका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको भी डिक्रीज कर दिया। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो आपकी हार्ट रेट होगी वो आपकी हार्ट रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या फिर यहां पे हो सकता है आपका एक चीज हो, थर्ड इज योर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फ्रॉम एएनएस। आपके एएनएस से यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिल सकता है, जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। फिर यहां पे भी थर्ड चीज हो सकती है आपका जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जो है आपका वेगस नर्व आपका जो रिलीज कर रही है एसिटल कोलिन, दिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो इस तरह से आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज किया जाएगा अगर वो ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पे तो ये आपको चीजें समझ आई होंगी कि इनपुट सिग्नल आपका दो जगह सकता है, आपके ब्रेन के पार्ट से या फिर जो आपके रिसेप्टर्स है बॉडी में उनसे। दूसरा, इन इनपुट सिग्नल के बेसिस पे यानी कि आपकी हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा कम हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए आपका एक्ट करेगा कार्डियो एक्सीलरेटर सेंटर, उसमें आपकी ये चीजें हेल्प करेंगी हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर आपका वर्क करेगा, डीपोलराइजेशन आपका एस और एवी नोड का डिक्रीज कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपके हार्ट की डिक्रीज कर दी जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन यहाँ पे आपका एक्ट करेगा, जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व है दैट इज वेगस, वो एसिटल कोलिन सिक्रीट करेगी जो कि आपका डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। तो ये एसिटल कोलिन क्या करेगा, ये आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का ये काम करेगा। So guys, I hope you have understood all the things about this. Then इसके बाद जो हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है वो है आपका ब्लड प्रेशर। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, देन लास्ट इज योर ब्लड प्रेशर। तो यही से शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर। तो देखो जो ब्लड प्रेशर है इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर exerted by flowing blood on wall of arteries, on wall of artery। देखो जो आपका ब्लड आपकी आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के फ्लो की वजह से जो आपकी आर्टरीज की वॉल है उन पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका ब्लड प्रेशर है उसकी दो स्टेट्स होती हैं, वो दो स्टेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज सिस्टोलिक या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक प्रेशर।
ये जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट। ये आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और यही आपका होता है हाईएस्ट प्रेशर। दिस इज योर हाईएस्ट प्रेशर। दिस इज नियर अबाउट 120 mm per Hg पर कोलम ऑफ मरकरी। तो देखो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट प्रेशर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट। हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ योर प्रेशर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि आपका नियर अबाउट 120 mmHg होता है हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल में। फिर इसके बाद जो आपकी दूसरी स्टेट आती है वो आती है आपकी डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन। यह आपका रिलैक्सेशन की वजह से होता है। दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू। The lowest value of pressure due to the relaxation of heart is called as diastolic pressure, जो कि आपका होता है नियर अबाउट 80 mm of Hg। ये आपका इतना होता है। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हम बीपी की बात करें, जिसको हम बीपी बोलते हैं, वो ब्लड प्रेशर यही है, तो वो आपका 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है हाईएस्ट वाला, और 80 आपका लोवेस्ट प्रेशर जो कि डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है वो एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर योर ब्लड प्रेशर। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको सारा ब्लड प्रेशर के बारे में समझ आया होगा, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के बारे में समझ आ गया होगा, एंड हार्ट वॉल्यूम्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था वो फिनिश होता है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यही पे एक चीज और आती है, देखो जो आपका ब्लड फ्लो करता है वो फ्लोइंग ब्लड एक साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेटरी साउंड। तो इन वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं कोर्टोफ्स साउंड्स। कोर्टोफ्स साउंड। देखो जो आपका ब्लड आपकी आर्टरीज में फ्लो करता है वो आपका कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, उसी को हम बोलते हैं कोर्टोफ्स साउंड। ये आपकी हार्ट साउंड से अलग है। जो आपकी हार्ट साउंड्स थी वो आपकी वाल्व्स की क्लोजर और ओपनिंग की वजह से प्रोड्यूस होती थी, बट जो आपकी कोर्टोफ्स साउंड है दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लोइंग और द ट्यूबुलेंट एक्शन ऑफ योर ब्लड इन द आर्टरीज। तो ये होती है आपकी कोर्टोफ्स साउंड। So with this we have completed with our today's topic. So thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one.